हाँ रिकॉर्डिंग ऐसे होगी। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमारे पास जो भी मेंडल ने डिटरमाइन किया था फिनोटाइप, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। मेंडल का जो भी हमारे पास डिटरमाइन किया था फिनोटाइप, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। अब उन्होंने इस चीज को किसके तरह रिप्रेजेंट किया था? एज ए फैक्टर, यानी जो फैक्टर रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था, ध्यान रखना, मेंडल के अकॉर्डिंग था फैक्टर्स। ये जो फैक्टर है, आगे चल के हम लोग इसको जीन देखें, एलील देखें, बट मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था? फैक्टर रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है लाइन, ध्यान रखना। तो एसर्शन रीजन में क्या होगा या स्टेटमेंट गलत में? फैक्टर अकॉर्डिंग टू द मेंडल, फैक्टर रिप्रेजेंट द जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द मेंडल, दिस लाइन इज मोर अप्रोप्रिएट। और ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके स्ट्रक्चर जानना, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, यानी कि जो किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लांट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है, जैसे कि टी ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसका फिनोटाइप जो हमें दिखता है, एब्जॉर्ब होता है, यानी जो हमें दिखता है, जो समझ में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। अब इन दोनों के बेसिस पे हमारे पास जो जीनोटाइप क्लियर हुआ नेक्स्ट सेंचुरी में, कि कैसे हमारे पास जीनोटाइप से फिनोटाइप अल्टर हो जाता है, ये मेंडल बताया जरूर था, बट उन्होंने ऐसा प्रूफ नहीं किया था। आगे चल के नेक्स्ट सेंचुरी में जब हमारे पास ढेर सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि वाटसन एंड क्रिक, नेरेनबर्ग, हर गोविंद खुराना, ये सब जो साइंटिस्ट हैं, बेंजर, बर्नर, ये सारे साइंटिस्ट आगे चल के सब कुछ बताएं हमारे पास कि कैसे ये जो फैक्टर यानी कि जीन होता है, रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक्स, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको? फिनोटाइप को। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको? फिनोटाइप्स के। और इसी के चल के आगे चल के मॉलिक्यूलर बेसिस आता है, जहां पे हम लोग डीएनए का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद उस डीएनए में हमारे पास मियोसिस का क्या रोल है, कैसे फैक्टर यानी कि कैसे जीन प्रॉपर्टी को, कैरेक्टर को चेंज कर देता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस पे। और जब मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट हो जाता है, वो लीड्स टू कहाँ पे जाता है? इवोल्यूशन की तरफ जाता है। लीड्स टू कहाँ पे जाता है? इवोल्यूशन की तरफ। इवोल्यूशन के लिए हमारे पास दो बेसिक चीज है। इवोल्यूशन क्यों होता है हमें पता है, एक इवोल्यूशन म्यूटेशन के थ्रू, यानी म्यूटेशन कहाँ पे हो? जब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल में हो। कौन से वाले? जर्मिनेटिव सेल के अंदर अगर कोई अल्टर हो जाता है। दूसरा कैसे होता है? थ्रू द मियोसिस। ये दोनों तरीके से हमारे पास इवोल्यूशन या वेरिएशन होता है। तो हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, उसके बाद क्या होता है? हमारे पास वेरिएशन होता है। अब हम लोग चलते हैं, हमारे पास जो ये हमारा पास चैप्टर का नाम था, यूनिट का नाम। उसके बाद हमारे पास देखो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि वाटसन एंड क्रिक, इनका बहुत ज्यादा क्रेडिट था अलग अलग। यहाँ पे देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपके बुक में एनसीईआरटी में बना है, वाटसन एंड क्रिक दोनों लोग का इमेज बना हुआ डला हुआ है। अब ये वाटसन एंड क्रिक का ध्यान रखना, जिसमें से वाटसन का काम था, कहानी नहीं बता रहा हूँ, वाटसन का कब जन्म लिया ये सब चीजें नहीं पूछेगा। जो वाटसन का काम था, ये उन्होंने हार्ड एक्सरे होता ना, एक्सरे को बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लेक्शन पे काम किया था। यानी कि वाटसन किस पे काम किए थे? एक्सरे। कौन सा? हार्ड, यानी कि उसका हार्ड एक्सरे जो ज्यादा फेटाल होता है, यानी कि जो हार्ड मतलब वेवलेंथ जिसका ज्यादा है, उन सभी चीजों पे एक्सरे का केस पे काम किए थे, बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन पे। किसको? बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो वाटसन थे, जब इन्होंने अपना पीएचडी की डिग्री ले ली, उसके बाद ये पीएचडी करने गए। पीएचडी के साथ साथ इनका मीटिंग हुआ किसके साथ? मीटिंग का मतलब वो मिले, नॉट मीटिंग हुआ। किसके साथ मिले? यानी फ्रांसिस क्रिक के साथ। अब ध्यान रखना, वाटसन एंड क्रिक आगे चल के क्या देते हैं? डबल हेलिकल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। वो हम लोग पढ़ेंगे अभी मॉलिक्यूलर बेसिस पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट थे क्रिक। अब ये क्रिक भी किस पे काम कर रहे थे? ये जूलॉजिस्ट थे। कौन? वाटसन क्या थे हमारे पास? जूलॉजिस्ट थे। लाइन आ सकता है स्टेटमेंट में, जूलॉजिस्ट थे। क्रिक क्या थे? ये फिजिक्स के थे। अब इनका भी काम मैचिंग था। इनका काम किस पे था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पे। किस पे काम था? एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये ध्यान रखना, एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन था, इन्होंने किस पे काम कर रहे थे? पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड्स एंड
ये चीज याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और बाद में चल के इनको 1962 में इन दोनों को कॉमनली मिला, उसे तो ढेर सारे प्राइज मिले थे। जो मेन प्राइज है दैट इज द नोबेल प्राइज मिला 1962 में। तो ये क्या था हमारे पास, कुछ बेसिक्स कहानी या हिस्ट्री जो रिगार्डिंग हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। ये दोनों चीज आप लोग याद रखना। ये यूनिट से जो फोटोज लगे हैं इनके जन्म ये सब चीजें से नहीं आने वाला है, बट यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जियोलॉजिस्ट कौन थे, फिजिस्ट कौन थे, दोनों ने किस पे काम किया और बाद में नोबेल प्राइज क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया था डीएनए का। वापस से हम अपने टॉपिक पे आए थे, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए रिवाइज कर दे रहा हूँ, तो ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ने से पहले हमें पता होने से जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स कुछ नहीं, जेनेटिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि जो भी हमारे पास इनहेरिटेंस है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ए कैरेक्टर, जो भी हमारे पास कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या होता है अल्टीमेटली हमें कब दिखाई देता है, जब वो फिनोटाइप में आता है। उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो, जैसे आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, कंप्यूटर सभी लोगों ने बेसिक जाना होगा कि जो हमारे पास हार्डवेयर है लाइक कीबोर्ड, कीबोर्ड से जो भी हम लोग इम्प्रिंट करते हैं बाइनोमियल के फॉर्म में जाता है, बट क्या हमें बाइनोमियल दिखता है? नहीं, 0101 नहीं दिखता। बट हमें जो डिस्प्ले होता है, फिनोटाइप होता है, चाहे वीडियो देखो चाहे टेक्स्ट करो, वो दैट इज द फिनोटाइप। उसी तरह बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है कि जो कुछ भी हम लोग का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमें नहीं दिखता है, जीन हमें नहीं दिखता है, क्रोमोसोम हमें नहीं दिखता है, डीएनए हमें नहीं दिखता है, यानी कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है और जीन के ऊपर जो एलील प्रेजेंट है वो हमें नहीं दिखता है, बट दैट आर द जीनोटाइप्स। वो क्या हमारे पास जीनोटाइप है। अब इस जीनोटाइप का जो नेक्स्ट रिजल्ट है फिनोटाइपिक, वो हमें दिखता है, यानी कि वो कैरेक्टर। तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तीनों वर्ड का अलग अलग मतलब है, ध्यान रखना। तीनों का अलग अलग मतलब है। सिंपल समझो, हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन है दूसरा जनरेशन है, यानी फादर है और उसका बेबी है, मतलब मदर एंड फादर उसका बेबी है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, कुछ भी है। जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है यानी कि फिनोटिपिक कैरेक्टर है, वो कहाँ पे जाना, नेक्स्ट जनरेशन में चले जाना, इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अब इस प्रोसेस को, यानी जिस प्रोसेस से ये गया, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। दोनों वर्ड का मतलब समझो, हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का चले जाना किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर हमारे पास इनके जाने, कैरेक्टर जब जाता है तो कुछ वेरिएशन लेके जाता है। अब ये वेरिएशन क्यों होता है, ड्यू टू द मियोसिस, ड्यू टू द मियोसिस, जो कि हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मियोसिस में सेल साइकिल में क्रोमोसोम का क्या होता है, अल्टरनेशन होता है। किसमें होता है, मियोसिस फर्स्ट के। कोई बताएगा कहाँ पे होता है अल्टरनेशन? ऑफ अल्टरनेशन, जीन का अल्टरेशन कहाँ पे होता है, सुजल एंड रोजलिन। उसके बाद सूरज, क्या सर? जीन का अल्टरेशन यानी कि क्रोमोसोम का अल्टरेशन, यानी कि डीएनए सेगमेंट का इधर से उधर हो जाना, मियोसिस के किस पार्ट में होता है? हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। जल्दी से बता दो। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। एनाफेज, वेरी गुड। कौन सा एनाफेज सूरज? एनाफेज यानी मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में सेग्रीगेशन हो जाता है, जो भी कैरेक्टर है सेग्रीगेशन होगा। बट हमारे पास क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, मेन मुझे ये जानना था। एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है सूरज। कभी भी आपसे अगर ये पूछा जाए कि अल्टरेशन ऑफ जेंडर जो कैरेक्टर है वो मियोसिस फर्स्ट, ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो जाता है, पैकेटिन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो जाता है हमारे पास, पैकेटिन। याद आया, वहां पे सेगमेंट टूटता था जुड़ता था, मैंने वीडियो में दिखाया था, वो दैट इज वहीं पे हमारे पास कैरेक्टर चेंज हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट के कहाँ पे होता है हमारे पास, पैकेटिन में। ध्यान रखना, आप जो बोले एनाफेज में वो सेग्रीगेशन होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में। तो क्वेश्चन ध्यान से समझा करो। वेरिएशन कहाँ पे हुआ, मियोसिस फर्स्ट में हो चुका। वेरिएशन कहाँ पे हो गया, मियोसिस फर्स्ट में हो गया, क्योंकि मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक द माइटोसिस फर्स्ट। तो वो चीजें ध्यान रखना है। प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन में हमारे पास वेरिएशन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये था हमारे पास हेरिडिटी का। चलो कोई बात नहीं, बेसिक चीज है वो आप लोग रिकॉल करो, क्योंकि हम लोग रिकॉल करेंगे, बहुत इजी चैप्टर है।
अब इस इनहेरिटेंस में ध्यान से समझना कि जो मदर से फादर में, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कैरेक्टर गया, उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे वेरिएशन शो हो सकता है, बट इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं हो जाएगा। ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, डॉग का बेबी डॉग ही होगा। इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा ह्यूमन का बेबी डॉग हो जाएगा, नहीं। हमें कुछ वेरिएशन कैरेक्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, बट मान लो मदर एंड फादर का हेयर कलर ब्लैक है, मदर का हमारे पास मान लो स्लाइटली गोल्डन टाइप है, बट जरूरी नहीं है जो डोमिनेंट होगा वो बेबी में शो होगा। यानी कि कुछ कैरेक्टर मदर का जाएगा और कुछ कैरेक्टर फादर का जाएगा, तो वो उन दोनों से स्लाइटली वेरिएशन हो सकता है, बट वो ह्यूमन ही रहेगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। यानी इन शॉर्ट वेरिएशन क्या हो गया? डिग्री ऑफ चेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन क्या हो गया? डिग्री ऑफ चेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेरिएशन। क्लियर हो गया? वेरिएशन क्या हो गया? कितने डिग्री, मतलब कि कितना फॉर्म में चेंज हुआ पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। चलो नेक्स्ट कुछ हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जिसका हमें मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर क्या होता है? ए हेरिटेबल फीचर, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है वो हमारे पास एक हेरिटेबल फीचर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। जैसे कि आई कलर, ठीक, क्लियर है? जैसे कि आई कलर। दूसरा वर्ड है हमारे पास ट्रेड। इस सब मेंडल के अकॉर्डिंग बेसिक बेसिक वर्ड, बाद में हमारे पास एलियन आता है। मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर्स। और क्या बोला था? कैरेक्टर। दूसरा आता है हमारे पास ट्रेट, यानी कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर है उसका जो ट्रेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका जो वेरिएंट्स है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट। जैसे कि आई कलर मैंने बोला, अभी आई कलर कुछ भी हो सकता है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, रेड, वटेवर जो भी है। ये क्या होता है? ट्रेट। यानी कि जितने भी वेरिएंट्स है कैरेक्टर के उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट। जितने भी वेरिएंट्स है उसके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास अलील। अलील ये हमारे पास जीनोटाइप्स के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे दो चीज समझना है कि जो हमारे पास जीन है, जीन के दो फॉर्म हो सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलील। जो जीन के दो फॉर्म्स होते हैं वो हमारे पास एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट एलील, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील को हम लोग ध्यान रखना क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? डोमिनेंट एलील इज ऑल्सो नोन एज वाइल्ड टाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट को वाइल्ड टाइप। और वही वाइल्ड टाइप आगे चल के किसी भी वजह से, मियोसिस की वजह से या फिर म्यूटेशन की वजह से, किसी भी वजह से उसी एलील में कोई वेरिएशन आ जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाता है, और वो कैरेक्टर क्या हो जाता है? रिसेसिव। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी मॉडिफाइड एलील इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव जीन। और जो वाइल्ड टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एलील। जो रिसेसिव है उसको हम लोग जो मॉडिफाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेसिव। यानी कि किसी भी कैरेक्टर के लिए जो एलील है, जो जीन है, उसका हमारे पास टू फॉर्म हो सकता है। जो डोमिनेंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जो रिसेसिव होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। मान लो हमारे पास एक टॉल एक कैरेक्टर है, मान लो हमारे पास क्या है? टॉल एक कैरेक्टर, सॉरी टॉल बोल रहा हूँ, मान लो हमारे पास हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। अब इस हाइट का दो एलील हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों को दोनों एक साथ क्या है? दिस इज कॉल्ड एलील। जिसमें से कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है वाइल्ड टाइप को और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म को, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर को। टी एंड टी दोनों क्या हो गया हमारे पास? टी इज द टॉल, जो कैपिटल टी है, टी इज द, ये भी हाइट है, टॉल भी हाइट है, ड्वार्फ भी हाइट है, बट दोनों का ट्रेट वेरिएंट्स अलग अलग हो गया। यानी कि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होगा? कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का ट्रेट अलग अलग हो गया। जीनोटाइप के अकॉर्डिंग क्या होगा? जीन है और उसका दो हमारे पास वेरिएंट्स है, जो एलील बोलते हैं टी एंड टी। अब यही जो एलील रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ है आगे चल के हमारे पास कैरेक्टर में, यानी कि जो ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि जो हमें दिख रहा है, फिनोटाइप। ये क्लियर हो गया? यानी जीन के टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जिसे हमें क्या बोलते हैं? अलील। क्लियर हो गया? जिसमें से वाइल्ड टाइप है उसको डोमिनेंट होता है, जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो रिसेसिव होता है। अब ये जो हमारे पास अलील है या जीन है, अल्टीमेटली ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस। एक होता है होमोजाइगस और दूसरा क्या होता है हमारे पास? हेट्रोजाइगस। जब हमारे पास दोनों अलीलिक फॉर्म सेम होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। क्लियर? ये डोमिनेंट भी हो सकता है, ये रिसेसिव भी हो सकता है।
जब हमारे पास हाइब्रिड सिचुएशन में होगा, यानी कि एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म या रिसेसिव मॉडिफाइड फॉर्म या फिर हाइब्रिड फॉर्म। जब हमारे पास देखो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हो गई, ये क्या हो गया हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर, ये क्या हो गया हमारे पास रिसेसिव बोल रहा है इस, ये क्या हो गया हमारे पास हाइब्रिड फॉर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस कैरेक्टर। क्लियर? यानी एक होमोजाइगस हो गया एक हेटेरोजाइगस हो गया, होमोजाइगस एलील हो गया और हेटेरोजाइगस एलील हो गया। जब कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजाइगस। और जब भी हमारे पास कैपिटल टी होगा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, जब स्मॉल टी होगा रिसेसिव कैरेक्टर, और जब दोनों हाइब्रिड होगा यानी कि एक कैपिटल एक स्मॉल टी, इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इसमें से भी हमारे पास जनरली वही एक्सप्रेस करता है जो डोमिनेंट होता है, यानी कि कैपिटल वाला एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइप में इन जनरल। तो ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टर थे रिगार्डिंग द कुछ कुछ वर्ड्स जो हमें पता होना चाहिए था जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए, यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करें, किसी को कोई यहां तक दिक्कत? एनीवन? चलो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलो आ जाओ, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पास मेंडल के लॉ। तो मेंडल हमारे पास देखो, जो भी मेंडल ने हमारे पास लॉ था, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सारे कैरेक्टर हम लोग पढ़ लिया, हाइब्रिड क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, रिसेसिव डोमिनेंट एलील ट्रेट कैरेक्टर वेरिएशन इनहेरिटेंस हेरिडिटी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट हेडिंग है, दैट इज द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो मेंडल लॉ को हम मेंडल को क्या बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब इन्होंने ध्यान रखिएगा एक वर्ड वो इंपॉर्टेंट है, ही कंडक्टेड, ध्यान रखना, ही कंडक्टेड, इन्होंने क्या किया था, ही कंडक्टेड द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। पहला बात ये ध्यान रखना, ऑन गार्डन पी, सिर्फ पी आ जाए और गार्डन पी आ जाए तो हमें गार्डन पी लगाना है, जिसको क्या बोलते हैं पाइसम सटाइवम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्लियर है? साइंटिफिक नेम है क्या पाइसम सटाइवम, कई बार ये भी आ जाता है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये गार्डन पी पे इन्होंने काम किया था, कितने सालों तक काम किया था? फॉर 7 ईयर्स। कितने साल तक काम किया था? 7 ईयर्स। कब से कब किया था? 1856 टू 1863। हालांकि इनका जन्म 1820 के आसपास हो गया था, 1820 के आई थिंक 1828 के 1820 एग्जैक्टली आप लोग देख लेना, ये नहीं पूछने वाला आपसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया 7 सालों तक काम किया था, किस पे किया था? गार्डन पी पे काम किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ आप सभी को याद है, अभी हम लोग फ्लोरिंग प्लांट पढ़े थे। अब यहाँ पे हमारे पास कौन बताएगा? अदिति। अदिति प्रेजेंट है क्या? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा है, अदिति आप बताना कि हम लोग अभी जो फ्लोरिंग प्लांट पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, वहां पे एक टेक्निक पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करते हैं? जब सर इमैस्कुलेशन, हाँ हाँ इमेस्कुलेशन के उससे अलावा पूरा स्टेप बता दो फटाक से, 2 लाइन में मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, पहले हमें कौन सा फ्लावर चूज करना, लाइक दैट, ताकि वो चीज यहाँ से रिजेंबल हो और वहां पे भी क्लियर होगा। सर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर यूज करेंगे तो उसके लिए तो हमें इमैस्कुलेशन पहले स्टेप करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर हम बटर पेपर लगा देंगे जिससे अनवांटेड हम पोलन ग्रेन्स उस पर ना पड़ने दें, और उसके बाद जो पॉलेंस हम चाहते हैं करवाना तो वो हम करवा देंगे, फिर वापस उसके ऊपर बटर पेपर लगवा देंगे जिससे बाद में चल के और ना हो, फिर वो अपने आप फर्टिलाइज हो जाएगा। वेरी गुड, चलो वेरी गुड अदिति। देखो अब यहाँ पे मेंडल ने वो चीज हमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, ये वर्ड लाइन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे जो स्टेप था हमारे पास, मेकिंग ए क्रॉस, उन सभी चीजों को देखना है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट। क्या किया था? फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ
2 पी प्लांट। कैसा किया था, 2 प्लांट लिया था मटर का, उसमें से हमारे पास क्या था, विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या था हमारे पास, विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब समझ गए ना, जैसे कि मान लो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, उसी तरह कलर का, जैसे हाइट क्या हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, उन सारी चीजों को अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। पहले सिलेक्शन ऑफ 2 प्लांट, अपोजिट बोल सकते हो बिल्कुल। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, एक प्लस है एक माइनस है, ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर 2 प्लांट लिया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन किया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे पूछ दे कि आखिर इमैस्कुलेशन क्यों किया, तो मेंडल ने कैसे फ्लावर लिया, मेंडल ने बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया कि यूनिसेक्सुअल, सुजल, मेंडल ने कैसा, बाइसेक्सुअल। वेरी गुड, कैसा लिया, इमैस्कुलेशन। दूसरा स्टेप क्या था इन्होंने, इमैस्कुलेशन। अब क्या होता है हमें लिखने की जरूरत है नहीं, इमैस्कुलेशन क्या होता है हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट इन्होंने क्या, अगर मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आए तो हमें जरूरत ही नहीं है इमैस्कुलेशन करने के लिए, ये भी हमें पता है। उसके बाद क्या किया जाएगा, पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। यानी कि पॉलिनेशन हम लोग क्या किए, मेल पार्ट से लिए और ट्रांसफर कर दिए कहाँ पे, फीमेल पार्ट पे, ये भी हमें पता है। लास्ट में हम लोग, इन्होंने लास्ट स्टेप क्या था, कलेक्शन एंड जर्मिनेशन। क्या हो गया हमारे पास, कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, ठीक है। अब यहां से जब हम लोग पॉलिनेशन कराए डिजायर्ड चीजों का मेंडल ने, तो वहां से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सीड प्रोड्यूस होगा, क्लियर है, सीड प्रोड्यूस। अब ये सीड प्रोड्यूस होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग हो गया। अब उसी बेसिस पे हमारे पास मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज। सिलेक्ट क्या किए, 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज, ठीक है। 7 पेयर्स, कितना लिया, 7 पेयर्स लिया हमारे पास, ट्रू ब्रीडिंग ऑफ वेराइटीज। इन 7 कैरेक्टर से पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि हमारे पास ये 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो ये 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे देख लो, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, ये देखो हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। मैंने अभी बताया, नहीं सूरज ने भी बताया, अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट, एक मतलब जस्ट अपोजिट हो जाना। पहला कैरेक्टर था कि हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है या कौन सा कैरेक्टर नहीं है। तो पहला कैरेक्टर हमारे पास स्टेम की हाइट, यानी कि वो क्या हो सकता है, डोमिनेंट कैरेक्टर देखो टॉल, यानी कि टॉल को रिप्रेजेंट मैं ऐसे कर रहा हूँ। और ड्वार्फ कैरेक्टर कैसे हो गया, ये लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास फ्लावर का कलर क्या है, हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है वायलेट, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, व्हाइट, व्हाइट दिख ही रहा है। हमारे पास फ्लावर का पोजीशन क्या है, एक्सियल, एक्सियल का मतलब क्या हो गया, ये ब्रांच है लाइक दिस, ये क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनल। नेक्स्ट हमारे पास पॉड शेप, इनफ्लैटेंड का मतलब होता है, इनफ्लैटेंड का मतलब कोई बताएगा, सूरज। और कॉन्फ्लिक्टेड, यानी कि पॉड शेप कैसा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट है। इनफ्लैटेड का मतलब लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास पॉड का कलर कैसा है, हमारे पास ग्रीन इज डोमिनेंट, और येलो का मतलब क्या हो गया, येलो क्या हो गया हमारे पास, रिसेसिव। कई बार सीधे सीधे ये भी पूछ देता है, पॉड का कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव है। अब एक साथ एक कैरेक्टर पूछेगा, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्या करेगा, 2-3 कैरेक्टर ले लेगा। जैसे इनमें से 2 चीज ध्यान रखना है, पॉड शेप, पॉड कलर एंड सीड शेप, ये तीनों कई बार इधर, और सीड कलर, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीड का येलो होना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको ध्यान से मार्क कर दे रहा हूँ। एक होता है हमारे पास पॉड कलर, ये वाला, और एक होता है सीड कलर। दोनों जस्ट अपोजिट है, दोनों जस्ट अपोजिट है। सीड का येलो दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, और पॉड का येलो दैट इज द रिसेसिव कैरेक्टर, जस्ट अपोजिट। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना अच्छे से आप लोग। लेस देन 20%, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया,
आ जाओ, पॉट शेप हो गया, पॉट कलर हो गया, सीड शेप, सीड का राउंड होना, सीड का एकदम अच्छे सा एकदम मस्त राउंड, ये कैरेक्टर किसको डोमिनेंट होता है, सीड का रिंकल हो जाना, ये किसको दिखाता है हमारे पास, दैट इज द रिसेसिव कैरेक्टर। सीड कलर, ये दोनों चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन ये जस्ट अपोजिट है। उसी तरह हमारे पास, उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास किसका किसका है, ये वाला, हमें ये चीज याद रखना है, हमें ये चीज सारे कैरेक्टर याद रखना है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद अब हमारे पास मेंडल का जो था कि आखिर मेंडल ने ये जो कैरेक्टर्स लिए, ये जो कैरेक्टर्स लिए, आखिर पी प्लांट ही चूज क्यों किया, तो रीजन होगा, आखिर हमारे पास मेंडल ने पी प्लांट ही चूज क्यों किया, कोई ना कोई रीजन होगा, कोई बताना चाहेगा, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। हाँ सुजन, सर एक तो मतलब क्या बोलते हैं, एक बाइसेक्सुअल था थोड़ा जोर और से बोलो। शॉर्ट लाइफ स्पैन था, शॉर्ट लाइफ स्पैन था हाँ हाँ, लाइफ स्पैन कम था, और इजीली ग्रो कर सकता था, हाँ और उसका मतलब डेटा साइज ज्यादा था, मतलब एक ही बार में बहुत सारे वो उग जाते थे वो आपका आवाज के ठीक दाने। है, एनीवन, कोई और, सूरज, अदिति, अरे हो या चले गए भाई तुम लोग, सर वो इजीली ग्रो हो सकता है ना कहीं पर। ठीक है, और सर उसके फिजिकल जो बाहरी दिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक वो इजीली रिकॉग्नाइज और पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो आप लोग छोड़ ही दे रहे हो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाया जा रहा है, इजिली ग्रोएबल होता है, इसका लाइफ स्पैन कम है, लाइफ स्पैन कम होने की वजह से पता चला लाइफ स्पैन ज्यादा, ऐसा प्लांट ले लिया कि जिसकी लाइफ स्पैन ही 4 साल, बहुत सालों में कंप्लीट हो रहा, पता चला मेंडल ही निपट गए। यानी लाइफ स्पैन शॉर्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, ताकि एक ही इंसान सारे कैरेक्टर को एक साथ हमें क्या करे, देख ले, पढ़ ले, समझ ले। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि सारे कैरेक्टर सब कुछ अच्छा था, बट मेंडल इतने महान थे, मेंडल हमारे पास कोई बायोलॉजिस्ट थे नहीं। अब इन्होंने क्या किया था, मेंडल ने पूरा ये जो डाटा था ना, स्टैटिकल फॉर्म में दिया था, मैथमेटिकल फॉर्म में दिया था, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिस्ट हैं, अब ये सभी को पता है कि बायोलॉजी वालों को मैथ ज्यादा पसंद नहीं है, अब सारे के सारे इन्होंने मैथमेटिकल, और इसमें मैथमेटिकल छोड़ो, मैथ्स तो छोड़ो, सिंपल मैथ सभी को होता है, इन्होंने स्टैटिकल डाटा में दे दिया था, और स्टैटिक्स ऐसे ही टफ सब्जेक्ट हो जाता है। अब स्टैटिकल डाटा में देने की वजह से कि हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए अप्लाई करना, उनको समझना बहुत मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से ये सदियों तक, अप्रॉक्स हमारे पास मान के चलो 60-70 सालों तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड थे। बाद में जब इनका पब्लिकेशन लोग देखें, समझे, कुछ बायोलॉजिस्ट का जिनका स्टैटिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो लोग उस समझे, तब जाके हमारे पास पता चला कि नहीं, मेंडल ने तो ये सारा चीज पहले ही बता दिया था। जब उन्होंने मॉलिक्यूलर बेसिस देखा, कैरेक्टर समझाया कि कैसे कैसे जा रहा है, बट ये सारा कुछ मेंडल ने तो पहले ही बता दिया था, बिना जीन को जाने, मेंडल जीन जानते ही नहीं थे, उन्होंने फैक्टर्स बोला था, फिर भी सब कुछ बता दिया था, मोर और लेस एग्जैक्टली सिमिलर, कुछ चीज एक्सेप्शन थी वो पढ़ेंगे, बट जनरली मेंडल ने सब कुछ पहले ही बता दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, या मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एनसीईआरटी में पॉट शेप को क्या लिखा है, फुल लिखा है, मतलब थोड़ा सा फुला हुआ, और ये क्या है हमारे पास, कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो इन्फ्लेंटेड आ जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वही सेम चीज है, बाकी मोर और लेस सब कुछ क्या है हमारे पास सही है, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, इस सारा कैरेक्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक चीज था हमारे पास, जो कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो, कुछ कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं। पहला है हमारे पास मेंडल का, हमारे पास जो भी, यानी कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बेस्ड था, यानी क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड था, तो ऑब्वियस सी बात है, मेंडल का जो फ्लावर था वो कैसा होगा, क्लिस्टोगैमस या चेस्मोगैमस, फटाक से बोलो, क्वेश्चन कहीं से भी रिलेट हो सकता है, किससे पूछूं, सबसे इजी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, देव, सूरज, देव, यस सर। बताओ, चेस्मोगैमस या क्लिस्टोगैमस, यस सर, क्या, सर चेस्टोगेमस। चेस्मोगैमस, यानी चेस्मोगैमस का मतलब क्या होता है, सर जो वो क्या कहते हैं, क्लोज्ड तो नहीं होते, एक्सपोज होते हैं कि क्लोज होते हैं, पहले ये एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड।
हाँ ठीक है चलो। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि देव आप बताइएगा कि मेंडल ने टोटल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने लिए? टोटल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सर वॉइस कट रही है आपकी। वॉइस कट रही है ऐसा मत बोलो भाई, मुझे पता है, मुझे मेरी आवाज सही है। अब क्लियर आ रही है। वाह, मारूंगा मैं। आई थिंक वॉइस सर में। पूछ लो किसी से भी। अच्छा वॉइस कट रही थी क्या सच में? नहीं समझे, नेट खराब है तुम्हारा। चलो अच्छा आ ठीक जाओ है। वापस। क्योंकि पूछो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी सुनाई दे रहा बालक, इसलिए अब वो चीटिंग नहीं कर सकते तुम लोग कि वॉइस नहीं आ रही है तो इमेज क्लियर नहीं है। तो चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास मैं पूछा था कि हमारे पास मेंडल ने कैरेक्टर्स कितने लिए थे? 7। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं बोलूं मेंडल ने ट्रेट कितने लिए थे? 14। वेराइटीज कितने लिए थे? वैरायटी 14 थे। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये सब कुछ हमें पढ़ लिया, आप लोग क्वेश्चन भी कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं पहला, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्यों लिए थे ये सभी ने बताया, सभी का आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। नेक्स्ट रीडिंग डालते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में यहाँ पे देखो, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। हमारे पास इन्होंने किसके किसके बीच में क्रॉसिंग कराया, तो ये हमें एग्जैक्टली मेंडल के अकॉर्डिंग ही लगाना है। आप इन जनरल कुछ भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंटल डाटा, बट हमें मेंडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, क्रॉस किसके किसके बीच में कराया? टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट में। किसके किसके बीच में कराया? टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। ये चीज ध्यान रखना। करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली हमें डाटा जो याद रखना है उसी चीज को हमें कराना। क्या लिया हमारे पास? टॉल लिया और ड्वार्फ ले लिया। अब इन्होंने, मैंने पहला लाइन जब अभी ऊपर लिखा था, इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है हाइब्रिड प्लांट नहीं लिया है इन्होंने, क्या लिया? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, यानी कि होमोजाइगस वाला। यानी कि क्या लिया? होमोजाइगस कंडीशन वाला। क्लियर है? यानी कि ये कैसा हो जाएगा, इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल टी कैपिटल टी। द्वार वालों का हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर है, मॉडिफाइड कैरेक्टर है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल टी। हमें पता हो गया कि ये क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये क्या था? होमोजाइगस डोमिनेंट। ये एचडी हो गया, वो एचआर हो गया। क्या हो गया? ठीक है। अब देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस क्या हो गया हमारे पास? ड्वार्फ हो गया। यानी एक रेसेसिव हो गया, एक टाल हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका जो गैमेट प्रोड्यूस होगा कैसे होगा? हमारे पास दो थे, इसका रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया? गैमेट क्या हो जाएगा? टी। कौन सा कलर लिख दिया जी? ये हो गया हमारे पास टी, यहां से आ गया। क्लियर? ये गैमेट हो गया। यहां से क्या हो गया हमारे पास? स्मॉल टी, ये गैमेट। क्लियर? दोनों हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास गैमेट हो गया। क्लियर? अब हमारे पास ये जो दो गैमेट थे, अब इसके बाद जब ये मेटिंग करेंगे, पहले ये ध्यान रखना, ये क्या था हमारे पास? पेरेंट। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि पेरेंट्स कौन सा है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा, तो पता होना चाहिए। इस पूरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है और उसको ऑप्शन में कर सकता है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या, वट एवर कुछ भी। अब यहाँ पे देखो, ये पेरेंट हो गया। अब जो हमारे पास गैमेट प्रोड्यूस हो गया, जब गैमेट हमारे पास क्या करता है? फ्यूज करेगा। गैमेट क्या करेगा हमारे पास? फर्टिलाइज करेगा। तो ये जो जनरेशन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। तो ये हमारे पास फ्यूज हो गया टी एंड टी। ये क्या हो गया हमारे पास? दैट इज द F1 जनरेशन। अब इन्होंने क्या देखा कि ये जो प्लांट हुआ, प्लांट कैसा हो गया? हाइब्रिड हो गया। इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? हाइब्रिड हो गया। बट ये अभी भी कैसा था? ये टॉल था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल टी क्या था हमारे पास? डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया
F1 जनरेशन में इन्होंने सेल्फिंग करा दी, F1 जनरेशन वाले को क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दी, यानी कि दो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक हमारे पास क्या हो गया, ये ले लिया। अब इसी तरह एक और प्लांट था हमारे पास, इन्होंने क्या लिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अलग अलग कलर इसीलिए ले रहा हूँ, तो उसका लॉजिक है कुछ। ये हमारे पास हाइब्रिड ऐसे करा दिया। जब इन्होंने सेल्फिंग करा दिया, ये इसके बाद क्या हुआ, सेल्फिंग यानी मेटिंग करा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जब सेल्फिंग कराए इसका भी गैमेट बनेगा। हमारे पास गैमेट्स क्या बनेगा, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी बता दो, गैमेट क्या बनेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये क्या है, हाइब्रिड कैरेक्टर है। क्लियर, ये हमारे पास गैमेट्स हो गए। इसका गैमेट क्या बनेगा हमारे पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। अब इस गैमेट को अब चेकर बोर्ड में हम लोग बना लेंगे, इजी सा हो जाएगा। चेकर बोर्ड में देखो, अब यहाँ पे एक गैमेट क्या लिया मैंने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर, इसी तरह यहाँ पे भी सेल्फिंग था हमारे पास, कैपिटल टी और ये क्या लिया हम लोग, स्मॉल टी। क्या कर दिया मैंने, अब देखो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे बना कैपिटल टी, यहाँ पे क्रॉस ऐसे हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल टी, यहाँ पे भी क्या होगा, कैपिटल टी। अब यहाँ पे क्या हो गया, टी और टी स्मॉल टी आ गया, और यहाँ पे कैपिटल टी था, ये टी आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, टी आ। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, यानी कि मोनो हाइब्रिड, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो देखो, मोनो हाइब्रिड फिनोटाइप, मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप देखो हमारे पास। मोनो हाइब्रिड मैंने बताया कि कैपिटल टी क्या तो डोमिनेंट था, यानी ये प्लांट कैसा हुआ, टॉल हुआ, ये भी प्लांट कैसा हुआ, टॉल हुआ, ये भी प्लांट किसे हुआ, टॉल हुआ। टी का जो एलील था, यानी कि जो जीन का फॉर्म था टी, ये क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, जिसके वजह से यहाँ पे फिनोटाइपिक तीन क्या देखे आप लोग, कि तीन बेचारे क्या है, लंबे वाले हैं 3, और एक क्या है हमारे पास, यहाँ पे कोई डोमिनेंट एलील है ही नहीं, टेरेट है ही नहीं, तो हमारे पास यानी डोमिनेंट फैक्टर ही नहीं है मेंडल के अकॉर्डिंग, क्या था, फैक्टर ही नहीं है। जब ये फैक्टर ही नहीं है तो ये कैसा हो गया हमारे पास, बेचारा छोटा सा ड्वार्फ प्लांट बन गया। तो ये हो गया 3:1 का रेशियो, जिसमें से 3 क्या था, क्या हमारे पास डोमिनेंट, सॉरी 3 क्या था हमारे पास, टॉल, और एक क्या था हमारे पास, ड्वार्फ। दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है। अब इसको में देखो हम जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग छोटा कर लेंगे। देखो अब हमारे पास देखो फिनोटाइपिक ये हो गया। अब हमारे पास जीनोटाइप्स क्या हो गए, जीनोटाइप, जीनोटाइप यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो एक कंडीशन अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, देखो बहुत लोग को आ रहा होगा, बेसिक्स है, बट आराम आराम से चल रहा है ताकि सभी को समझ में आए आपका, और जिसको थोड़ा बहुत डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो ये मत सोचना कि बहुत टाइम टेकिंग ले रहा हूँ, तो आराम आराम से समझो आपको। ये हमारे पास एक कैरेक्टर है जो दोनों सेम है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन है, तो पहला ये हो गया। क्लियर। दूसरा कैरेक्टर हम लोग अलग कलर से बना लेते हैं। ऐसा देख लो हमारे पास क्या है, 2 है, यानी कि जो हाइब्रिड वाले सिचुएशन में है, जो हाइब्रिड जीनोटाइप है, वो हमारे पास कैसे हैं, टी और स्मॉल टी। ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द टी एंड स्मॉल टी। और तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल अलग सा है, ग्रीन कलर में बना दे रहा हूं। ये क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि 3 ऐसे हमें दिख रहा है कि जो ये क्या है, होमोजाइगस। आप लोग बताओ ये क्या है, होमोजाइगस टॉल, ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल, ये भी टॉल है, और ये क्या हो गया हमारे पास, होमोजाइगस ड्वार्फ। टॉल ड्वार्फ क्यों लिखा, क्योंकि ये जनरली मेंडल फिनोटाइप देखे थे। ये क्या हो गया, फिनोटाइप। ये क्या हो गया हमारे पास, जीनोटाइप। और जो ऑब्जर्व होने वाला कैरेक्टर क्या है, टॉल, यानी कि टॉल इन्होंने 2 कंडीशन में देखा,
एक होमोजाइगस कंडीशन में और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये ध्यान रखना। रिसेसिव उन्होंने सिर्फ किस कंडीशन में देखा, होमोजाइगस कंडीशन में। तो यानी मेंडल के 1 जीन एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या आया कि जो मेंडल थे हमारे पास, इन्होंने जो रिसेसिव कैरेक्टर देखा किस कंडीशन में देखा, होमोजाइगस कंडीशन में। किस कंडीशन में देखा, होमोजाइगस कंडीशन में। जबकि जो टॉल कैरेक्टर देखा उन्होंने होमोजाइगस में भी देखा और हेटेरोजाइगस में भी देखा। ये चीज याद रखना, रिजल्ट इनका टॉल कंडीशन होमो में भी देखा और हेटेरो में भी देखा। जबकि रिसेसिव कैरेक्टर इन द मोनोहाइब्रिड केस ओनली किस केस में देखा इन्होंने, होमोजाइगस के केस में। याद रहेगा ये चीज, टॉल होमो और हेटेरो दोनों में देखा, रिसेसिव सिर्फ किस में देखा इन्होंने, होमोजाइगस कंडीशन। तो ये था हमारे पास मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का याद रखने वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, सिर्फ ये और ये। फॉर द एग्जाम लिखने के पर्पज से ये सारा कुछ आपको याद रखना है। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो रिजल्ट हमें वो याद रखना है, और किस कंडीशन में क्या पाया गया, होमोजाइगस में टॉल, हेटेरोजाइगस में भी टॉल बट रिसेसिव, बट हमारे पास होमोजाइगस में सिर्फ क्या मिला, हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि ड्वार्फ वाला मिला। क्लियर हो गया? चलो सभी को समझ में आ गया? चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ सुजल, ड्वार्फ। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंडल के लॉज पढ़ेंगे और कुछ चीजें उसके बारे में हम लोग बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्म्स भी देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास ये जो डाटा बना वो आज पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमारे पास डाटा आया 1:2:1, यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1/4 है, 1/2 है, वट जो भी है 1:2:1 का, इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग देखेंगे। और आगे चल के हम लोग बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। बैक क्रॉस हम लोग किसके करते हैं, हाइब्रिड एंड एनी पेरेंट। बैक क्रॉस के लिए एक लाइन याद रखना है, एक हमारे पास हाइब्रिड होना चाहिए और दूसरा पेरेंट कुछ भी हो, रिसेसिव हो, हाइब्रिड हो, मतलब होमोजाइगस हो, हेटेरोजाइगस हो, कुछ भी। और टेस्ट क्रॉस कब करते हैं हमारे पास, डोमिनेंट फिनोटाइप एंड रिसेसिव के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आप लोग साइन ऑफ कर सकते हो। कौन छोड़ के गया भाई हमें? अरे पता ही नहीं चला कौन छोड़ के गया। विवेक, सुजल, सूरज, रोजलिन, खुशबू, जिया, हर्षिका, देव छोड़ के गया, कोई बात नहीं। चलो अब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन की बारी आई। फटाफट, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। ऑल्दो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, बट गलत नहीं होना चाहिए। तब तक आप लोग 3 क्वेश्चन कर लो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। तीन क्वेश्चन करो, मैं पानी पी के आता हूँ। ओके चलो आगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का डी बोथ एंड ए एंड बी इनहेरिटेंस वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग क्या बोलो, द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों ने क्या बोला है, बी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी हमारे पास, वेरी गुड। हेरिडिटी, द बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज इनहेरिटेंस।
क्वेश्चन नंबर 3 का है, ह्यूमन न्यू द अर्ली 8000 से इतना इतना, देखो बेसिक एनसीईआरटी का लाइन है ये हमारे पास, दैट इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी का सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 करो और ध्यान से करना। ये देखो, ये जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा ये बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस कम होते हैं। अब एक्सपेरिमेंट ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करो, ध्यान से पढ़ो सभी लोग। बाकी लोग करो फटाफट। हो गया क्वेश्चन नंबर, देखिए जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी डी और 5th का भी आप लोगों ने डी कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोड़ो क्या बोलूं मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, कौन सा क्वेश्चन है, 7 मैच करना है और कोड के साथ, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैच करो। क्वेश्चन नंबर 7 करो, बाकी लिख दैट। वेरी गुड। वेरी गुड मेंटल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 10। 7th का, 7th का बताओ बालक, और सॉरी 10th और 11th का, 10th का बी, सबका बी। और सिका आपने किसका बताया डी? 10th का किसका बताया आपने? अच्छा 11th का, ओके। 10th का बी और 11th का डी। 10th का क्या हो गया हमारे पास, विच कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाज नॉट स्टडीड मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट? लीफ कलर, वेरी गुड। among the which is not a dominant trait, dominant trait कौन सा, देखो एक्सियल, ग्रीन कलर ऑफ पॉट, वायलेट कलर ऑफ फ्लावर, ग्रीन कलर ऑफ सीड, यस वेरी गुड। देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिस पे, एक्सियल। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 13। 13, हाँ सूरज वेरी गुड। 13 13 13 का ए, देखते हैं किसका किसका ए आता है। अदिति पाठक, सुजल, चलो सभी का सही है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन बताओ 18, क्वेश्चन नंबर 18।
इंसर्शन रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बच्चे गलत करते हैं, यही नहीं करना है। 18, अरे एक बता दिए क्या इतना जल्दी 18 का है? अभी तो टाइम भी नहीं दिया पढ़ने को। अच्छा पुराना है। 18 का बी, अदिति का बी है, सूरज का भी बी है। रोजलिन बताओ जरा, तुम हो या नहीं? अपने से बताना, ये नहीं कि सब बोल रहे तो मैं भी वही बोल देती हूँ। रोजलिन आप हो? यस सर। चलो बताओ फिर। बी लग रहा है। चलो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Assertion and reason are true but not explanation. Mendel conduct the hybridization of garden pea plant. He proposed law of कोई मतलब नहीं यहाँ से। That is the question number 19. नाइनटीन का बताना है आप। सुजल का आ गया सबसे पहला आंसर सी, विवेक का सी। चलो बहुत इजी है। इन्होंने कौन सा प्लांट लिया था? ऑसिमम प्लांट नहीं लिया था। ऑसिमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई देखे हो तुम लोग ऑसिमम प्लांट? अरे नहीं देखे क्या जी तुम लोग? तुलसी सुने हो? यस सर देखे हैं। हाँ वही है। चलो अब एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, कोई भागेगा नहीं। लो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से हटाते हैं। कहाँ से होते हैं? बस एक 2 मिनट का वीडियो, टेंशन मत लो। स्क्रीन शेयर विंडो। दिखाई दे रहा है? आवाज भी आ रहा हो? आवाज आ रही है क्या? अच्छा सॉरी, एक मिनट, वो मैंने उल्टा ही शेयर कर दिया था। दिखाई दे रहा है? मेंडल 2 बार क्वालिफाइंग एग्जाम में फेल हो गए। देख लो। ऐसी स्थिति में वो बस एक सब्स्टिट्यूट टीचर ही बन सकते थे, तो अपने खाली समय में उन्होंने मटर के पौधों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे हजारों लाखों पौधों की ब्रीडिंग की, बहुत ध्यान से उनकी ऊंचाई, आकार, उनकी फलियों, बीजों और फूलों के रंगों की जांच पड़ताल की। मेंडल ब्रीडिंग से जुड़ी एक विश्वसनीय थियरी की खोज में थे, ताकि पहले से ही पता चल सके कि किसी लंबे पौधे का मिलन छोटे पौधे से या हरे मटर का पीले मटर से कराने का नतीजा क्या होगा। उन्होंने पता लगाया कि हर बार दाने पीले होंगे। जब तक मेंडल ने हरे रंग पर पीले रंग के दबदबे की ताकत के लिए एक शब्द नहीं खोजा, हम ये नहीं जानते थे। उन्होंने इसे नाम दिया डोमिनेंट। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि अब वो पहले से बता सकते थे कि मटर की अगली नस्ल कैसी होगी। 4 मटर में से एक के दाने हरे होते हैं। देख रहे हो डोमिनेंट कैरेक्टर ये, और इतने खतरनाक थे।
मेंडल ने अगली फसल में मौजूद इस खास गुण को नाम दिया रिसेसिव। कुछ चीजों को इसी वजह से रिसेसिव, क्योंकि मैंने अभी बताया था पढ़ाते टाइम कि जो हमारे पास वाइल्ड टाइप था वो था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन आया और दैट मॉडिफिकेशन कैरेक्टर इज नोन एज द रिसेसिव कैरेक्टर। उन्होंने कहा फैक्टर्स। पौधों में छिपी इन बातों के कारण ही कुछ खास गुण दिखते थे और ये जुड़े थे, जिसे मेंडल गुरुत्वाकर्षण जैसे एक साधारण समीकरण। ग्रेगोर मेंडल 2 बार क्वालिफाइंग एग्जाम में फेल हो गए। ऐसी स्थिति में वो बस एक सब्स्टिट्यूट। चलो सभी को समझ में आया? ठीक है, मुझसे सभी को समझ में आ गया होगा। और बाकी क्वेश्चन भी कर लिए, अपलोड कर दूंगा जो भी है रिकॉर्डिंग। कल हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना। जो भी हम लोग मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चन करना है, 2/3 1/2, कुछ बेसिक मैथ है, थोड़ा बहुत आप लोग को पता ही होगा, ज्यादा नहीं, डिवाइड करना है। और चेकर बोर्ड पे मैं बता दूंगा, वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी पाई चार्ट सुना होगा, पाई चार्ट के बेसिस पे हम लोग इजिली आप 1/2 3/4 ये सब कर लोगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, डोंट वरी। दीज आर द बहुत सिंपल बेसिक है, पाई चार्ट से हम लोग कर लेंगे। लॉग भी नहीं चाहिए, हमें नहीं जरूरत है ये सब चीजों की। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास है आपको। क्या लिख रहा है? थ्योरी ऑफ